हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मैथ की मैराथन क्लास करने वाले हैं। एक कंटेंट बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक पेडागोजी बेस्ड करेंगे, ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। इसमें जो सभी क्वेश्चन है वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड टॉपिक हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से क्लास को देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल व आयतन, तो इसमें हम क्षेत्रफल से रिलेटेड और जो वॉल्यूम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस संसार में दो प्रकार की जो होती हैं वो आकृतियां होती। कितने प्रकार की आकृतियां? केवल दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक प्रकार को हम 2D कहते हैं और दूसरी प्रकार की आकृतियों को हम 3D कहते हैं। अब 2D और 3D क्या है? 2D, टू का मतलब दो और डी का मतलब डायमेंशन, मतलब आयाम, दो आयामी, जिसकी दो आयाम हो। दो आयाम का मतलब लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो वो कोई भी ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो उसको हम आयामी आकृति कहते हैं। 3D आकृतियां क्या होती है? 3D आकृतियां वे होती हैं जिनमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो मैं आपको बता दूं, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो 2D हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? देखिए, क्या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है इस संसार में जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई ना हो? ऊंचाई होती है, सभी चीज़ों की ऊंचाई होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम होती है कि उसको हम फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तब 2D में कौन कौन सा आता है? आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, पतंग है, त्रिभुज है। ये सभी किसमें आते हैं? ये हमारे आते हैं 2D आकृतियों में। 3D आकृतियों में कौन कौन आता है? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है और प्रिज्म और पिरामिड इसमें आते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, आप ये मत समझना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं कि परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, चतुर्भुज, विकर्ण वगैरह, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन रखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट बेस्ड नहीं होते, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत मांगते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा क्षेत्रफल से रिलेटेड, उसमें बिल्कुल घूम जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या है। तो पहले तो जान लीजिए ये चीज़ है कि परिधि क्या होती है। कहीं भी आपको परिधि शब्द मिल जाए या परिमाप मिल जाए, ठीक है। परिधि के जो है शब्द वो होता है सर्किल के लिए यूज होता है, वृत्त के लिए यूज होता है, और सभी को छोड़कर, ठीक है, वृत्त को छोड़कर और सभी के लिए परिमाप शब्द यूज होता है। मतलब सेम है। मतलब क्या है? किसी भी आकृति की बाहर की लंबाई की माप, अगर कोई आकृति है तो उसके चारों तरफ की लंबाई की जो माप होगी उसको हम परिधि कहते हैं। जैसे जे है, ठीक, जे एक मैंने ऐसे आकृति बना दी, तब इसके चारों ओर की जितनी भी लंबाई है इसका जोड़ कर लो, उसी को ही हम परिमाप कहते हैं। नहीं तो वो आड़ी तिरछी आकृतियां रख देते हैं, कहते हैं इसका परिमाप बताइए। तब आपको पता होना चाहिए कि बाहर की लंबाई की माप ये का जोड़। अब क्षेत्रफल क्या है? बहुत बेसिक चीज है। एरिया क्या है? किसी भी आकृति के अंदर की माप। अगर आपने कोई आकृति बनाई है उसके अंदर जितनी भी चीज है, ठीक है, सतह है, वो सभी सतह क्या है कहलाती? वो सभी सतह क्षेत्रफल कहलाती है। चतुर्भुज क्या है? कोई भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें कोण हो और विकर्ण हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड का मतलब चार होता है। क्वाड का मतलब कितना होता है? चार। और लेटरल का मतलब होता है भुजाएं। तो चार भुजाएं हैं जिसमें उसको चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए। विकर्ण क्या होता है? क्वेश्चन अगर आ जाए, पूछा गया कि विकर्ण क्या है किसी भी चीज का, चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, तो किसी भी आकृति की विपरीत, ठीक है, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली लाइन को हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो इसमें AC एक डायगोनल होगा, एक BD हमारा डायगोनल हो गया। AC और BD। आगे परसेंटेज के भी क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज के भी क्वेश्चन है, सही टॉपिक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब भुजा क्या होती है? दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली। अब एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु तो इनको इनको जो आपस में मिलाती है लाइन,
उस लाइन को हम साइड कहते हैं या भुजा कहते हैं। अब वर्टेक्स क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, जे क्या होते हैं, ए बी सी डी क्या है, जहाँ पर दो या दो से अधिक भुजाएं आपस में मिलती हों, ठीक है, काटती हों, उसे हम शीर्ष कहते हैं। जैसे ए बी सी और डी, देखिए यहाँ पर एक जे साइड आ रही है, एक जे साइड आ रही है, तो दोनों साइडें यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल से रिलेटेड, बताइए इसका आंसर। सीटेट के लिए मैथ को आपको सीखना है, ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कंटेंट मेमोराइजेशन वाले। एक क्षेत्र का क्षेत्रफल है, बताइए क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हमेशा इसकी परिधि से बड़ा है। सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई द्वारा निर्धारित होता है। हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा करके निर्धारित किया जाता है। सतह पर क्षेत्र के कब्जे वाले स्थान की माप, तब क्षेत्रफल क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है, एक क्षेत्र है, अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक आकृति ली, जैसे जे है, ऐसी आकृति दे दी, अगर भाई ये तो सभी पहचान लेते हैं, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, अब ऐसी अगर आकृति आ जाए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब इसका क्षेत्रफल वही होगा जो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी भी आकृति के अंदर की जो सतह है, कब्जा वाला क्षेत्र है, स्पेस है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो जितना जे सब भरा पड़ा है यहाँ पर, जे इस आकृति के अंदर जे सब जितना है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। तब इसका डी इज और राइट ऑप्शन, मतलब चौथा हमारा सही है। इस प्रकार से हमको करने हैं। इसी प्रकार से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। देखिए अब रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, सभी ने पढ़ा है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना, लेकिन सीख लीजिए आयत को, जैसे आगे अभी क्वेश्चन आएगा। अब रेक्टेंगल आयत क्या होता है, वो कोई भी आकृति, ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90-90 हो, जैसे जे हैं कितने कितने के हैं, 90-90 के, 90-90 एंगल है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं समांतर बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो एक दूसरे के। विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब ए सी बराबर रहेगा बी डी, ए सी बराबर क्या रहेगा, बी डी, ये चीज़ें बराबर होती हैं। विकर्ण इसमें, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, मतलब जे इसको, जे ए सी विकर्ण बी डी को आधा बांटता है, बी डी विकर्ण ए सी को आधा बांटता है। परिमाप इसकी कैसे निकालते हैं, चारों तरफ की लंबाई का जोड़, मैंने आपको परिभाषा ही बता दी है। परिमाप किसी भी आकृति का हो तो क्या होगा, चारों तरफ की लंबाई का योग। अच्छा, इसकी चारों तरफ की लंबाई निकाल लीजिए, मान लीजिए इसकी जे है एल, ये भी एल है, ये वृत्त है, चौड़ाई ये वृत्त है, चारों तरफ की लंबाई का जोड़ करना जरा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, कितना बन गया, 2 एल प्लस बी, 2 बी, 2 इसमें कॉमन कर लो, क्या निकल गया, आ गया एल प्लस बी। यही तो हम डायरेक्ट फार्मूला अभी तक याद करते चले आए, ऐसे निकलता है। तो पेरीमीटर बराबर परिमाप बराबर 2 एल प्लस बी। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल मल्टीप्लाई बी। अब इसका विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, देखिए विकर्ण अगर इसको हमको निकालना है आयत का, तब सीधी बात है, जो लंबाई है, लंबाई का स्क्वायर कर दो, और वृत्त है, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो और दोनों का वर्गमूल ले लो। आगे आएगा क्वेश्चन, वर्गमूल वाला टॉपिक भी अभी हम लोग करेंगे। तब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विकर्ण। तो ए सी विकर्ण या बी डी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वर्ग क्या है, जब आयत की ही जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है, समझ। अब आयत की चारों भुजाएं काट कर बराबर कर दो, बस बन गया वर्ग। आयत की चारों भुजाएं काट कर बराबर कर दो आपस में, तभी आयत से बन जाता है हमारा वर्ग। आयत का बच्चा ही होता है वर्ग, ठीक है। इतना काट दो अगर, तब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तब ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा।
इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है 90-90, सब वही कंडीशनें होंगी। सभी भुजाएं, इसमें सभी भुजाएं आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसमें आमने सामने की बराबर थी, इसमें सब भुजाएं आपस में बराबर। विकर्ण आपस में ये भी बराबर हो जाएंगे, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं। आयत में विकर्ण काटते तो हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित तो करते हैं, आधा आधा तो करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर 90 अंश का एंगल जो है बनेगा, 90 नंबर का जो है 90 अंश का कोण बनता है वर्ग में, जहाँ पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। अब इसकी पेरीमीटर क्या होगी, परिमाप क्या होगा, बताइए पेरीमीटर क्या होगा। तो चारों तरफ की लंबाई का जोड़ कर लो, मान लीजिए इसकी साइड है तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं, सम कर लो, इक्वल टू 4। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एल मल्टीप्लाई बी। अब एल और बी इसमें दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पर ए मल्टीप्लाई ए बराबर ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका विकर्ण सेम प्रकार से निकालेंगे, आयत वाले में बस बराबर कर देना है, तब आ जाएगा ए सी इक्वल टू √2a स्क्वायर, इसे कहते हैं विकर्ण, डायगोनल। अब समचतुर्भुज क्या है, देखिए रोम्बस जिसको हम कहते हैं। अब रोम्बस कैसे बनता है वो आगे देखेंगे। इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। आयत में और वर्ग में और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग की सभी चीजें बराबर होती हैं। इसमें विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, वो कोई नई बात तो नहीं है, वर्ग के भी काटते हैं, यहाँ पर 90 पर काटते हैं। तो इसकी पेरीमीटर भी कितनी हो जाएगी, 4a, ये सभी साइडें बराबर हैं, ए ऐसे हैं, ठीक है। तो चारों तरफ की लंबाई का जोड़ करके p बराबर 4a। अब a बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसका जो एरिया का जो सूत्र होता है वो अलग होता है, फार्मूला। एरिया होती है 1/2 मल्टीप्लाई, जैसे विकर्ण इसके कौन है, AC गुणा BD, ये निकल के आएगा आपका 1/2 AC गुणा BD, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया आपका एरिया। अब यहाँ पर समझिए, देखिए अगर इस फिगर को आपको समझ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये मान लीजिए ये एक ऐसे आयत है, ठीक है, या कोई आकृति है, समांतर चतुर्भुज है, ये इसके अंदर दो चीजें बंद है, कौन कौन सी, आयत है ये, और ये हमारा है समचतुर्भुज। देखिए जो समांतर चतुर्भुज है इसके अंदर दो चीजें हमने बनाई, आयत और समचतुर्भुज। अब आयत और समचतुर्भुज का जो एरिया आपस में बीच में कॉमन होता है, जो काटता है, इसी से वर्ग बनता है, आपको ऐसे समझना है, तब इसी से वर्ग बनता है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग में दोनों के गुण होते हैं, समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं और आयत के भी गुण होते हैं। और चाहे वो आयत हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, इन सभी का निर्माण किससे होता है, इन सभी का निर्माण समांतर चतुर्भुज से होता है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें एक सही नहीं है, बताइए। सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। अब बताइए 3 सही है, एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए सभी वर्ग आयत हैं, अब मैंने क्या बताया था कि जैसे ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब आयत की सभी साइडों को बराबर कर दो काट के, ठीक है, तब आयत की जब सभी साइडों को हम काट कर बराबर कर देते हैं, तब इससे क्या बन जाता है, तब आयत से ही हमारा किसका निर्माण हो जाता है, आयत से बन जाता है हमारा
वर्ग। ठीक है, तब जैसे इसकी सभी साइडें अगर बराबर कर दो ऐसे, तब ये क्या बन गया, वर्ग। तब आयत से वर्ग बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, हमको गलत वाली बतानी है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बस आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण 90 भी नहीं होता। अगर इसको हम काट दें तब क्या इससे कभी वर्ग बन सकता है? इससे कभी वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, इससे वर्ग नहीं बनता है। थर्ड क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। सभी वर्ग कैसे हैं, समचतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए सभी वर्ग, देखिए ये वर्ग हैं, तो ये वर्ग किससे बने हैं, समचतुर्भुज थे। समचतुर्भुज थे, तो सभी वर्ग क्या हैं, समचतुर्भुज हैं, और सभी वर्ग आयत भी हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी हैं और सभी आयत समांतर सभी आयत जो होते हैं वो होते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसमें सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन है नकारात्मक, तो नकारात्मक का भाई नकारात्मक, इसलिए हमारा जो है सेकंड वाला सही होगा। अब हम वृत्त की बात करते हैं, सर्किल की। वृत्त क्या होता है, देखिए वृत्त ने सभी ने पढ़ा होगा, समझ लीजिए। सर्किल होता क्या है, कैसे बनता है ये सर्किल, किस प्रकार से बनता है। किसी बिंदु को स्थिर मानकर, जैसे कोई पॉइंट लो, उसको फिक्स कर दो, उसके चारों तरफ एक निश्चित लंबाई से ऐसे घूम जाओ। जैसे गाय होती है, खूंटे से बंधी होती है, उसके चारों तरफ जब वो घूमती है तब वो एक सर्किल का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है। क्वेश्चन भी आता था पहले कि एक गाय है, 4 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो कितने क्षेत्रफल की वो घास जो है वो चर लेगी। अब मान लीजिए गाय है, ठीक है, ये इसका खूंटा यहाँ से बंधी है, 4 मीटर लंबी रस्सी है, तब इतना ही तो ये घूम सकती है, तब इतने क्षेत्रफल की ये घास को जो है चर लेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे। तब घूमने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से यहाँ से परिधि ये है, इसको परिधि कहते हैं, सरकमफिरेंस कहते हैं। तो यहाँ तक की जो दूरी होती है बीच की, उसको हम रेडियस कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब परिधि क्या है, वृत्त के चारों तरफ की लंबाई का जोड़, ये पूरी क्या है, परिधि, जिसको हम कहते हैं सरकमफिरेंस। इसका सूत्र जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ये पाई है आर। तो 2 पाई आर किसका सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, वृत्त का, वृत्त का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने अलग अलग करके लिख दिया, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब घन घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घन क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में कैसी हो, बराबर, तीनों चीजें बराबर है, एल इजिकल टू बी, बी इजिकल टू एच, एल बी एच तीनों आपस में बराबर कर दी जाए। कोई भी आकृति हो अगर उसकी तीनों चीजें आपस में बराबर कर दो तो वो घन बन जाती है, तो वो एक क्यूब बन जाती है। इसका उदाहरण आपको पता ही होगा, पासा, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं। ठीक है, अब जो घन होता है, क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें फलक कितने होते हैं, सतह कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं, भुजाएं भुजाएं कितनी होती हैं। ठीक है, भुजाएं होगा यहाँ पर, भुजाएं कितनी होती हैं, और आयतन कैसे इसका फाइंड आउट करते हैं। तब आज तक आपने घन भी पढ़ा होगा, घनाभ भी पढ़ा होगा, और भूल भी गए होंगे 95% मुझे, ठीक है, पता है कि सभी लोग भूल भी गए होंगे आराम। आज के बाद मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कभी मत नहीं भूलोगे। जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देख लो, जिस रूम में आप इसमें बैठे हैं उस रूम में कितनी साइडें हैं। जो रूम होता है, कमरा हमारा होता है, वो घनाभ होता है। क्या होता है, वो घनाभ होता है। तो घनाभ में अपने कमरे में दीवारें गिनो, कितनी दीवारें हैं,
4 तो दीवारें होगी, ठीक है, और एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे फर्श होती है, तो कितने जो सतह हो गई, टोटल सतह कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब जरा साइडें भी गिन लो, मतलब भुजाएं भी गिन लो, कितनी भुजाएं होंगी, जैसे ये है हमारा कमरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कुल मिला के 12, जो 12 होगी वो भुजाएं होंगी। और कोने कितने होते हैं, एक कमरे में कितने कोने होते हैं, अपने कमरे में देख लो, जिस रूम में बैठ के पेपर दोगे वो भी एक कमरा ही होगा, तो आराम से निकाल लेना क्या हो जाएगा, जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। अगर इससे भी ना समझ में आए, कमरा में तो सभी रहते हैं, तो अपनी बुक को देख लो, जो आपकी बुक है वो भी एक घनाभ है, ये सभी चीज़ें घनाभी होती हैं। अब इनकी सभी की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दोगे तब भी तो सतह भी 6 ही रहेंगी, कोने भी 8 रहेंगे, भुजाएं भी 12 रहेंगी, ठीक है, ये तीनों बराबर रहेंगी। जूनियर के मैथ में पेपर आया था, ये फार्मूला होता है, इसको आप लिख लीजिए, एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2, ठीक है, ये आइलर थे एक, उन्होंने फार्मूला दिया था, ये एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2, एफ का मतलब फेसिस, और बी फॉर वर्टेक्स, ई फॉर ईज, ईज का मतलब होता है साइड। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ है वो एक दूसरे के बराबर आएगा। इसमें फलक कितने हैं, एफ एफ फॉर फलक कितने, 6, वर्टेक्स वर्टेक्स कितनी है, 8, ईज कितनी है, भुजाएं कितनी है, 12, 12 में 2 और जोड़ दो, तब 8 से 14 बराबर 14। देखिए आ गया आंसर, हमेशा ये बराबर होगा, चाहे किसी भी आकृति में आप लगा के देख लेना, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2। देखिए ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ईंट जो होती है, ईंट ईंट भी क्यूब नहीं होती, वो घनाभ होती है, लेकिन अगर ईंट को काट कर उसकी सभी साइडें बराबर कर देंगे तब ईंट भी एक क्यूब बन जाएगी। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्ग होते हैं, सभी पृष्ठ जो होते हैं ये होते हैं घन के, वो वर्ग होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अब ऐसी, ठीक है, भुजा स्क्वायर, अब 6 ऐसे फेसेस होते तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर भी यहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा। अब घन का विकर्ण कैसे निकलता है, एक क्वेश्चन आता है कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड का जो है लंबाई कैसे निकालते हैं, तो रॉड की लंबाई मापने का मतलब है, देखिए अगर कोई रूम है तो रूम में रखी जाने वाली जो सबसे लंबी छड़ होती है उसकी जो लंबाई होती है वो कमरे के विकर्ण के बराबर होती है। अब विकर्ण कैसे निकालते हैं, √3 मल्टीप्लाई भुजा या साइड। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, घन के बारे में हो गया। अब घन घनाभ सेम है, बस अब इसमें अलग अलग कर दो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर ना हो, एल बी एच नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तब इसको क्या कहेंगे, इसको घनाभ कहेंगे। इसके क्या क्या उदाहरण हैं, माचिस है, ईंट है, कमरा है, ये सभी घनाभ के ही उदाहरण हैं। अब कमरे में अभी मैंने कितने फलक बताए थे, 6, वर्टेक्स कोने कितने बताए थे, 8, भुजाएं या साइड कितनी होती है, 12। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, एल बी ई एच, एल गुणा बी गुणा ई एच। घन का क्यूब नहीं बताया था ना, घन का वर्ग, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, जो घन होता है, ठीक है, इसका जो आयतन निकालते हैं वो 1 गुणा 1⁻3, भुजा की जो है क्यूब कर देते हैं 3, तब इसे हम कहते हैं आयतन। क्यूबॉइड, अच्छा ठीक है, यहाँ पर पढ़ रहे थे, समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है इसके, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। विकर्ण कितना होता है इसका, √L² प्लस बी² प्लस एच
स्क्वायर। ये क्या है? ये इसका विकर्ण है। किसका? घनाभ का विकर्ण। अब इसमें अगर तीनों चीजें बराबर कर दोगे तो इसका आंसर भी वही आएगा निकल कर, √3 यल। यल या ई कुछ भी कहो, यल फॉर साइड। अब जानते हैं वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं। देखिए वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल क्या है? अगर आपने कोई संख्या ली, उसको उसी संख्या से एक बार गुणा कर दो, तब वो वर्ग बन जाता है। जैसे 4 संख्या है, 4 को 4 से ही गुणा कर दो, 4 चौकू 16। 16 क्या है? 16 वर्ग है किसका? 4 का। 8 है तो 8 को 8 से गुणा कर दो, 8 चौकू 32। 32 क्या है? 32 इसका वर्ग है। तो जब किसी संख्या को स्वयं से उसी से गुणा कर दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब इसका कर दो उल्टा। अब है आप 8 हटे 64, गलत हो गया, 64 होता है, ठीक है। अब 64 है। अब पूछा जाए जो 64 है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल के लिए ऐसे अंडर रूट लगा लेते हैं, ठीक है, और दो दो के जोड़े बना लेते हैं, तब इसका वर्गमूल कितना आएगा निकल के? 8। अब 16 है, √16, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा निकल के 4। इसी प्रकार से हम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे में हम मूल संख्या को प्राप्त संख्या का वर्गमूल कहते हैं। यदि b बराबर a स्क्वायर हो तो हम कहते हैं कि b का वर्गमूल a है। √b=a। अंडर रूट देखिए लगा हुआ है, √3 लगा है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लगाते हो तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। जैसे 100 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। अब कोई संख्या 10 है, 10 का वर्ग कितना होता है? 10 गुणा 10 बराबर 100, बराबर 100। अब इसमें अभी तो एक बार गुणा किया था तब वर्ग प्राप्त हुआ। अब किसी संख्या को उस संख्या से ही 2 बार गुणा कर दो। कितनी बार? 2 बार गुणा कर दो, तब जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम घन कहते हैं, ठीक है। जैसे 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाए? 27। ये 27 क्या है? 27 3 का घन है। अब अगर जो 27 है, 27 के ऊपर ऐसे लगा दो और 3 पावर यहाँ पर रख दो, तब इसका मतलब है कि 27 के जो फैक्टर करिए और 3 3 के जोड़े बनाइए, एक एक 3 के जोड़े में से एक को बाहर निकालिए, वही इसका घनमूल होगा। जैसे 64 एकमात्र संख्या है जिसका वर्ग ये वर्गमूल भी है और घनमूल भी। 64 देखिए, 64 ऐसे कर दो, ठीक है। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, ठीक है। तो 4 का जो घनमूल है। अब वर्ग कैसे है? 8 गुणा 8, 8 हटे 64। चलिए पढ़ते हैं। किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। ऐसे में हम मूल संख्या को प्राप्त संख्या का घनमूल कहते हैं। यदि b=a³ हो तो हम कह सकते हैं कि b का घनमूल a है, ठीक है। इसको ऐसे प्रकार से लिखते हैं, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये फार्मूला है, आपको ऐसे ध्यान रखना, अगर 2 संख्या हैं दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, गुणनफल में है, तो अगर उनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं, इससे आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब औसत क्या होता है? औसत पर बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं औसत क्या होता है। औसत किसे कहते हैं? औसत का मतलब होता है कि कुल संख्या का जोड़ कर लो, उसके जितनी नंबर हो उससे उसको भाग दे दो, कोई भी चीज़ हो। औसत का अर्थ मीनिंग ऑफ एवरेज, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी गाड़ी कितने का एवरेज देती है, ठीक है। 50 किलोमीटर का अगर किसी बंदे ने कहा मेरी गाड़ी जो है बाइक है वो 50 किलोमीटर का एवरेज देती है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं
1 लीटर पेट्रोल डलवा लेता हूँ या डीजल डलवा लेता हूँ और मैं 50 किलोमीटर तक चला जाता हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक 1 लीटर में वो कितनी जाती है, 50 किलोमीटर। तब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या की नंबर से कर दो भाग, इसे ही हम कहते हैं एवरेज। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। औसत वह संख्या जो दिए गए आंकड़ों के माध्य, इसको माध्य भी कहते हैं, माध्य को बताती है, इसलिए इसे माध्य या मीन भी कहते हैं। अगर मीन आ जाए, एवरेज आ जाए तो दोनों का मतलब समान ही है। औसत या माध्य की गणना दी गई संख्याओं के योग को संख्याओं की मात्रा से भाग करके की जाती है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे ये संख्याएं हैं 6.3, 5.2, 4.8, 4.5, 6.7 का औसत निकालना है। तो इसका मतलब है इन सभी को जोड़ लो, जोड़कर जितनी संख्या है, जितनी भी नंबर आए उसको 5 से कर दो डिवाइड। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे आएगा 27.5, 5 से कर दो भाग बराबर 5.5। तो 5.5 क्या हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया। इस प्रकार से हम एवरेज को काउंट करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज। ये वैसे जूनियर में ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिशतता का अर्थ, प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से 1। प्रतिशतता के लिए जो हमेशा जो इसका जो हर होगा वो 100 होगा, और प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से 1। अब मान लीजिए सीटेट को पास करने के लिए 60% की क्राइटेरिया है, 60%। इसका मतलब क्या है कि 60 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब पेपर होता है 100 की जगह कितने का, 150 का, ठीक है। तो 150 रख लीजिए नीचे। तो जितना इधर इसका अंतर होगा, ठीक है, परसेंटेज है, उतना ही इधर परसेंटेज करके निकल आएगा। तब जब हम 150 का परसेंटेज निकालेंगे, 150 का जब हम 60% निकालेंगे तब इसका कितना आएगा, 90 नंबर। अब मान लीजिए मेरे हाई स्कूल में 80% नंबर आए, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रति 100 में से 80 नंबर आए मेरे, 100 का टोटल था और 80 नंबर मेरे आए थे। इसीलिए ऐसे बनता है 80%, 20%। अब किसी ने कहा 20%, 20% का मतलब 20 कितने में से, 100 में से। तो प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति, प्रतिशत माने 100, ठीक है, 100 में से 1। प्रति 100 में से 1 प्रतिशतता को ऐसी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें अंश व ये अंश, ठीक है, अंश प्रतिशत वाला और हर 100 है। जैसे 25%, 25% का मतलब क्या है, 25 रखो ऊपर नीचे लिख लो, 100 बराबर 25 चौकू 100 बराबर 1/4। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदल सकते हैं, चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न के हर तथा अंश दोनों को 100 से क्या कर दो, 100 से दोनों को कर दो गुणा। उदाहरण के लिए 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तब 4/5 को प्रतिशत में बदलना, कुछ नहीं करना, 4/5 लिखो, गुणा कर दो, इसमें होगी गुणा किससे, 100 से। तो 5 दूनी 10, 20 और 20, 20 4 दूनी 8 बराबर 80%। 4/5 कहो या 80% करो, कहो एक ही बात है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो प्रतिशतता होती है, जैसे 1 बराबर 100 होता है, ठीक है, 100%। अब इस संसार में सभी चीज़ें अपने आप में 100% होती, पूरी होती। अगर इसको हम किसी चीज़ को आधा कर देंगे, 1 को आधा कर देंगे, तो उसका प्रतिशत भी कैसा हो जाएगा, आधा, 50%। अब एक ही चीज़ के हम 3 हिस्से कर दें तो 1/3 प्रतिशत कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अब एक ही चीज़ को हम 4 भागों में बांट दें तब उसका हो जाएगा 1/4 प्रतिशत में कहेंगे 100/4 प्रतिशत बराबर 25% 1/4 बराबर 25%। तब इस प्रकार से हम निकालते हैं। चलिए अगर और भी टाइम मिला तब हम और भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपके लिए करवा देंगे, ठीक है। और जो मैथ की पेडागोजी वाली जो मैराथन क्लास होगी वो विजुअल टू द पॉइंट आपकी होने वाली है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, देखते हैं इस क्लास का कैसा रिस्पॉन्स रहा।
तब तो आगे मैं आपको एक और क्लास करवा दूंगा। अदरवाइज जो मैथ की पैडागोजी की मैराथन क्लास है वो तो आपको सिस्टमेटिक वे में मिलने ही वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।